भारत और पाकिस्तान एक बार फिर से एशिया कप में भिड़ने जा रहा है। सुपर 4 की इस बार स्टेज है। आरपीएस इंटरनेशनल स्टेडियम कोलंबो का मैदान रहने वाला है। भारत और पाकिस्तान की टीमों के साथ रेन जो है उसकी भी एक बहुत ही ऊंची संभावना यहाँ पर बताई जा रही है कि रेन एक बार फिर से खलल डाल सकता है प्रोसीडिंग्स में। तो आइए चलिए एक बार चर्चा करते हैं कि कौन कौन से वो की फैक्टर्स होंगे जिसे हम प्री मैच एनालिसिस में अकाउंट में ले सकते हैं और जिसकी बुनियाद पर हम इस मैच का प्रेडिक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ, इन तीनों पेसर्स ने जिस तरह का कहर ढाया था पहले मैच में, वो तो उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी आपको इस वाले मैच में भी दिखने वाला है। लेकिन यहाँ अगर मैं आपको एक बात बता दूं तो कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज आपको इंडियन बैटर्स की तरफ से दिख सकती है, क्योंकि नेपाल के खिलाफ जो पिछला मैच हुआ वहां पर जिस तरह करण केसी हो, सोमपाल कामी हो, शुरुआत के ओवरों में गेंद को लहरा रहे थे हवा में, तो उसे काउंटर करने के लिए रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने एक टेक्निक यूज की। वो टेक्निक क्या थी कि वो स्टेप आउट करके 3-4 कदम आगे आ रहे थे और गेंदबाज की जो लाइन है उसे खराब करने की कोशिश कर रहे थे, और जिसका सीधा एक प्रेशर जो है वो दोनों ही गेंदबाजों पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। तो शाहीन, नसीम और हारिस के खिलाफ भी रोहित और शुभमन, खास करके इंडियन टॉप ऑर्डर जो है वो इसी तरह की, जिसे कहते हैं ना, ट्रिक आपको यूज करता हुआ नजर आ सकता है इस वाले मुकाबले में जो कि 10 तारीख को खेला जाएगा। क्योंकि पहले मैच में तो वो सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए थे कि जहां ओवरकास्ट कंडीशंस थी, टॉस आपके पक्ष में गिरा था, लेकिन उसके बाद भी आपने अपने ही हाथ से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली वो बल्लेबाजी चूज करके। उसका एक बहुत ही बुरा रिजल्ट हुआ कि जहां आपने 60 या 65 के स्कोर पर पहले अपने 4 बल्लेबाज गवा दिए थे। वो तो आपको हार्दिक पांड्या और ईशान किशन का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने एक बहुत ही आउटस्टैंडिंग रिकवरी वहां से करके दी थी इंडियन टीम को। लेकिन इस बार शाहीन और नसीम, इनका जो माइंडसेट है उसका भी एक टेस्ट रहने वाला है, क्योंकि रोहित, शुभमन और श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, ये जो अपना एक्सपीरियंस है इस बार उसे बैक करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। कि जब आप स्टेप आउट करते हो किसी भी तेज गेंदबाज को, उसके वजह से 2 चीजें होती है। एक तो गेंदबाज की लाइन और लेंथ जो है वो पूरी तरह से खराब होती है, जैसे कि शाहीन हो या फिर हारिस रऊफ हो, वो गेंद को आगे डालकर स्विंग करना पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप स्टेप आउट करके उन्हें शॉट मारने के लिए देखेंगे तो फिर वो 3 मीटर अपनी लाइन पीछे खींच लेंगे। उसी के साथ अगर मैं बात करूं दूसरी चीज की, तो दूसरी चीज देखिए ये है कि गेंदबाज का मनोबल जब आप आगे चढ़कर 1-2 बाउंड्रियां मारते हो तो वो टूटता है। हालांकि नो डाउट कि ये तीनों ही जो बॉलर्स है वो बहुत ही क्वालिटी बॉलर्स है पाकिस्तान के, लेकिन जब आपको चौके पड़ते हैं ना किसी भी प्रेशर सिचुएशन में और आप ये देखते हो कि रन्स लीक हो रहे हैं, आपकी गेंदबाजी का उस तरह का इम्पैक्ट नहीं आ पा रहा, तो फिर अच्छे अच्छे बॉलरों के पसीने छूटने शुरू होते हैं। प्लेइंग 11 की बात करें कि दोनों टीमों की जो संभवतः जो पहली 11 होगी वो किस तरह का कॉम्बिनेशन होगी, क्या वो पिछले मैचेस में जो पाकिस्तान और भारत ने टीमें उतराई है वही टीम इस वाले मैच में भी रिप्रेजेंट करेंगी, तो इस पर भी चलिए एक बार चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जब आप प्लेइंग 11 को कंपोज करते हैं, प्लेइंग 11 को चूज करते हैं, तो आप प्लेइंग कंडीशन सबसे पहले देखती है। और ये जो आरपीएस स्टेडियम है कोलंबो का, यहाँ पर 3 मैचेस हुए थे भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के, वो ओडीआई श्रृंखला में। तो जब मैंने वो मैचेस देखे तो तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये जो कोलंबो का स्टेडियम है वो कोलंबो का नहीं है, एमसीजी का स्टेडियम है। इतना वहां पर बाउंस था और वो निप था बॉल के अंदर, वो हार्ड सतह नजर आई थी उस सीरीज में। तो अगर उस चीज को ध्यान में रखे, प्लस आप ओवरकास्ट कंडीशन को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि वेदर फोरकास्ट जो है वो 9, 10, 11 तीनों दिन बहुत ही बेकार है। 80% से ज्यादा के रेन के चांसेस यहाँ पर बताए जा रहे हैं। तो इन सब फैक्टर्स को अगर आप मिला ले तो पेसर्स को बहुत मदद रहने वाली है यहाँ पर। उसी के चलते प्लेइंग 11 का एक बार हम नजर देख लेते हैं कि कौन कौन से वो खिलाड़ी होंगे जिन्हें मौका मिल सकता है। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा और शुभमन गिल एक बार फिर आपको ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। 3 नंबर पर श्रेयस, 4 पर आपको विराट कोहली एज यूजुअल। और देखिए, केएल राहुल इस वाले मैच के लिए उपलब्ध है, सुपर 4 के ये जो 3 मैचेस भारत खेलने वाला है, 2 या 3 मैचेस। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ईशान का फॉर्म देखकर और साथ में एज अ लेफ्ट हैंडर वो एक जो वेरिएशन लाते हैं मिडल ऑर्डर में, उसे ध्यान में रखकर ईशान किशन को ही यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाएंगी केएल के ऊपर।
और विकेट कीपिंग भी वो बहुत अच्छी कर रहे थे, जिस तरह पहला मैच का दूसरे मैच का जिक्र है नेपाल के खिलाफ। तो ईशान किशन यहाँ 5 नंबर पर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे। फिर 6 पर हार्दिक, 7 पर रविंद्र जडेजा, 8 पर शार्दुल ठाकुर, 9 पर कुलदीप और फिर 10 और 11 पर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज। मोहम्मद शमी को यहाँ पर मैं देखना पसंद कर रहा था, लेकिन टीम मैनेजमेंट का भी हमें ध्यान में रखना होता है कि टीम किस तरह की माइंडसेट लेकर खिलाड़ियों का चयन करती है। तो मुझे लगता है कि मोहम्मद सिराज यहाँ पर खेलेंगे। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो फ़खर जमान, इमाम उलग आपको एज अ ओपनर दिख जाएंगे। फिर 3 नंबर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिकार अहमद, सलमान आगा और शादाब खान। और आखिर में यहाँ एक चेंज हो सकता है पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में, क्योंकि जो प्लेइंग कंडीशंस है वो तेज गेंदबाजों को ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको मोहम्मद नवाज की जगह फ़हीम अशरफ दिख सकते हैं, जो कि एक राइट आर्म मीडियम पेसर है और लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, ऑलराउंडर की भूमिका टीम में अदा करते हैं। फिर आपको 3 पेसर्स जो आउट एंड आउट 3 पेसर्स है पाकिस्तान के, नसीम शाह, शाहीन शाह और हारिस रऊफ मिल जाते हैं। तो ये दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 हुई। यहाँ पर अगर मैं अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस के लेवल से, फॉर्म के नज़रिए से, या फिर जैसे कहते हैं ना एक रिदम होता है बैट्समैनों का, उसके व्यू पॉइंट से अगर देखो तो पाकिस्तान नो डाउट तगड़ी टीम है, क्योंकि भारत को भी 266 जैसे स्कोर पर उन्होंने रोक लिया था पहले मैच में। हालांकि वो हार्दिक और ईशान की पार्टनरशिप के ऊपर वो भी कंटेम्पलेशन कर रहे होंगे कि कैसे हमने 70 पर 4 होने के बाद भारत को इतना अलाउ कर दिया। लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान नो डाउट एक स्ट्रांग टीम अभी नजर आ रही है। लेकिन 10 तारीख को पता चलेगा कि कौन किस तरह प्रेशर को हैंडल करता है और अपना 100% दे पाता है। अगर एक बार की कॉन्टेस्ट की बात कर ली जाए कि कौन कौन से दोनों खेमों से वो खिलाड़ी हो सकते हैं, कौन कौन से वो बैटर्स बॉलर्स होंगे जिनके बीच में एक वो रंजिश नज़र आ सकती है हमें इस वाले मैच में, तो सबसे पहले तो जो नाम जहन में आता है शाहीन शाह अफरीदी। वो भारतीय टॉप ऑर्डर को बहुत तंग करेंगे अगर आप उसी तरह शेल में जाकर खेलने वाले हो तो शाहीन शाह अफरीदी और रोहित शर्मा, ये जो 2 स्टॉलवर्ड्स के बीच का बैटल है, ये मुझे लगता है एक बार फिर दिलचस्प होगा। क्योंकि इस बार रोहित जो है, देखिए रोहित के साथ खास बात क्या है कि वो किसी भी गेंदबाज को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, चाहे वो लेफ्ट आर्मर हो, राइट आर्मर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ से। तो रोहित और शाहीन का जो सबसे पहला बैटल है वो मैं देखना पसंद करूंगा। दूसरा जो बैटल है यहाँ पर नसीम शाह और शुभमन गिल का हो सकता है, क्योंकि पिछले मैच में शुभमन गिल बहुत नर्वस नजर आ रहे थे उनके सामने, उनके ही सामने नहीं, तीनों पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों के सामने, क्योंकि एक तो पहली बार फेस कर रहे थे, ऊपर से मदद इतनी मौजूद थी प्लेइंग कंडीशन की अगर आप बात करें तो, और पाकिस्तान के तीनों गेंदबाजों को जब फिर स्टेचर है, तो इसलिए शुभमन जो है वो थोड़े से पैनिक करते हुए नजर आए, थोड़े से नर्वस नजर आए, कंफ्यूज्ड नजर आए कि किस तरह खेलना है कौन से गेंदबाज को। तो नसीम और शुभमन का जो बैटल है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसी के साथ हारिस रऊफ और विराट कोहली, इनका जो एमसीजी से जो बैटल शुरू हुआ है, एमसीजी से उनकी जो कॉन्टेस्ट शुरू हुई है वो अभी तक वैसे ही चली जा रही है। कभी विराट कोहली जीतते हैं, कभी हारिस रऊफ जीतते हैं। पिछले मैच में सभी को याद होगा कि हारिस रऊफ ने ईशान को जब आउट किया, वो एक आउटस्टैंडिंग नॉक के बाद, तो उन्होंने वो इशारा किया था कि चलिए अब आप ड्रेसिंग रूम की तरफ जाइए। तो इसी तरह इंडियन फैंस जो है इस इंसिडेंट के वजह से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस बार विराट कोहली जो है वो हारिस को उन्हीं के भाषा में जवाब देंगे, उन्हीं के लैंग्वेज में जवाब देंगे। इसलिए मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये जो 3 कॉन्टेस्ट है, रोहित, शाहीन, नसीम, शुभमन और हारिस वर्सेस कोहली, ये 3 कॉन्टेस्ट बहुत दिलचस्प रहेंगे 10 तारीख को देखने के लिए। और अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, रेन का जो थ्रेट है जिसके बारे में शुरुआत पे भी मैंने बात की, तो 10 तारीख को 90% चांसेस है प्रेसिपिटेशन के। इसीलिए ये जो गेम है वो आप ये अभी एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते कि पूरे 100 ओवर आपको खेलने मिलेंगे। हो सकता है कि 100 के जगह आपको 60-70 ओवर देखने को मिले। तो ये भी रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि गेम जो है वो पूरा वॉश आउट भी हो सकता है, क्योंकि वेदर जो है वो बहुत बेकार है 10 तारीख का कोलंबो में। तो ठीक है, ये कुछ प्री मैच एनालिसिस की बातें थी, कुछ गुफ्तगू थी जो मुझे पर्सनली आपसे करनी थी इस वाले दूसरे एनकाउंटर को लेकर सुपर 4 के। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इस वाले गेम के पोस्ट मैच एनालिसिस के साथ।